धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे हुए दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है। ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत के सफर को एक नई रफ्तार दी। ये उस एक खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें न शहर थे, न गांव, न खेत और न ही अगले पल की कोई गारंटी। ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग का समय था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वज 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रियलिटीज थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलती थी। जब किसी इलाके में फल और कंदमूल खत्म हो जाते या जानवरों के झुंड कहीं और चले जाते, तो पूरे कबीले को अपना सामान समेटकर एक नई मंजिल की ओर निकलना पड़ता था। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में घर या स्थायित्व जैसी कोई बात ही नहीं थी। गुफाएं और पेड़ों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना हुआ करती थी। उनके औजार बहुत ही सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से सामना होता तो कभी बदलते मौसम की मार झेलनी पड़ती। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी और मौत हमेशा आसपास ही मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे और जानते थे कि किस मौसम में कौन से पौधे कहां मिलेंगे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो शायद मानव इतिहास की पहली बड़ी क्रांति थी। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी ही नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। अब वे कच्चा मांस खाने की जगह भुना हुआ भोजन खा सकते थे, जो पचाने में आसान था और ज्यादा पोषण देता था। इस जीवन शैली में एक अजीब सी बराबरी भी थी। कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जो कुछ भी जमा होता था वो पूरे कबीले में बराबर बांटा जाता था। जिंदगी मुश्किल थी, पर सब साथ मिलकर जीते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जैसी गुफाओं में मिली हजारों साल पुरानी चित्रकारी इस बात की गवाह है कि शिकार और संघर्ष के बीच भी उनके अंदर एक कलाकार जिंदा था। वे अपनी जिंदगी, अपने शिकार और अपने रीति रिवाजों को चट्टानों पर उकेरते थे। लाखों सालों तक इंसान ने ऐसी ही जिंदगी जी। ये मानव इतिहास का 96% हिस्सा है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें भविष्य की योजना बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगला दिन ही अनिश्चित था। वे प्रकृति के साथ एक संतुलन में तो जी रहे थे, लेकिन वे हमेशा उसकी दया पर निर्भर थे। पर अब यह सब बदलने वाला था। एक ऐसी ताकत दस्तक दे रही थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए तोड़कर इंसानियत को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। लाखों साल के ठहराव के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने हजारों सालों की अपनी शिकारी जीवन शैली को छोड़ने का फैसला कर लिया? ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं, जिसमें संयोग, मजबूरी और प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल शामिल था। इस कहानी का एक बड़ा मोड़ आज से लगभग 12,900 से 11,700 साल पहले आया। इस समय को वैज्ञानिक यंगर ड्राइस कहते हैं, जब धरती का मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया।
ये एक छोटे हिमयुग जैसा था। इसका कारण पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक दमदार सिद्धांत ये है कि पिघलते हुए ग्लेशियरों का विशाल मीठा पानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बह गया, जिससे समुद्र की गर्मी को बैलेंस करने वाली धाराएं रुक गईं। वजह चाहे जो भी हो, इसका असर विनाशकारी था। तापमान अचानक गिर गया, जंगल सिकुड़ने लगे और मैमथ जैसे विशालकाय जानवर जिनका हमारे पूर्वज शिकार करते थे, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। ये एक प्रलय जैसी स्थिति थी। जिन जंगलों और मैदानों पर शिकारी संग्राहक भोजन के लिए निर्भर थे, वे या तो बंजर हो गए या बर्फीली ठंड की चपेट में आ गए। सीरिया में अबू हुरेरा जैसे पुरातात्विक स्थलों से मिले सबूत बताते हैं कि इस दौरान शिकारी संग्राहक समुदायों को भोजन के भयानक संकट का सामना करना पड़ा। उनके खाने के पारंपरिक स्रोत खत्म हो रहे थे। अब सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। शायद इसी मजबूरी और हताशा के आलम में किसी ने कुछ ऐसा देखा होगा जिस पर पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हो सकता है ये एक महिला रही हो जो अपने कबीले के लिए जंगली अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थी। शायद कुछ दाने गलती से उसके डेरे के पास नम जमीन पर गिर गए हों। कुछ हफ्तों बाद जब बारिश हुई तो उसने देखा होगा कि उन्हीं गिरे हुए दानों से नए पौधे उगाए हैं। ये एक जादुई पल रहा होगा। ये समझना कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे नया जीवन, नया भोजन पैदा किया जा सकता है। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। ये किसी एक इंसान या एक जगह की खोज नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो शायद दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग समय पर हो रही थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि अगर वे बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सहेज कर रखें और सही समय पर मिट्टी में बो दें, तो उन्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वे अपना भोजन खुद उगा सकते हैं। यंगर ड्राइस की ठंडक लगभग 1150 से 1300 साल तक चली। जब ये दौर खत्म हुआ और जलवायु फिर से स्थिर और गर्म होने लगी, तो खेती के लिए हालात और भी अच्छे हो गए। अब इंसान के पास ज्ञान भी था और प्रकृति का साथ भी। कुछ इतिहासकार इसमें एक मजेदार पहलू और जोड़ते हैं, आलस। हो सकता है कुछ कबीले बस इसलिए एक जगह टिक गए क्योंकि वे भोजन के लिए दूर दराज के इलाकों में भटक भटक कर थक चुके थे। उन्हें यह विचार ज्यादा आकर्षक लगा कि क्यों न भोजन को ही अपने पास उगा लिया जाए, बजाय इसके कि भोजन के पीछे भागा जाए। कारण चाहे जो भी रहा हो, जलवायु का दबाव, एक अचानक हुई खोज या बस भटकते जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा, एक चिंगारी सुलग चुकी थी। इंसान ने प्रकृति के कोड को क्रैक कर लिया था। अब वो सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं, बल्कि उसे आकार देने वाला बनने की राह पर था। शिकार का युग खत्म हो रहा था और किसान का जन्म होने वाला था। खेती की वो चिंगारी सबसे पहले मध्य पूर्व के एक खास इलाके में एक बड़ी आग में बदली। इस इलाके को इतिहासकार फर्टाइल क्रिसेंट या उपजाऊ अर्धचंद्र कहते हैं। ये आज के इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना एक चांद के आकार का क्षेत्र था। यह इलाका बहुत खास था। यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स जैसी नदियां बहती थीं और सबसे जरूरी बात, यहाँ गेहूं और जौ जैसी जंगली घासें बहुतायत में थीं। यहीं पर लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर बीज बोना और फसल काटना शुरू किया। ये नवपाषाण क्रांति की औपचारिक शुरुआत थी। जो फसलें उन्होंने सबसे पहले उगानी शुरू की वे थीं गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना। लेकिन ये प्रक्रिया सीधी नहीं थी। जंगली गेहूं के दाने छोटे होते थे और पकने पर बालियां टूटकर बिखर जाती थीं, जिससे उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था। शुरुआती किसानों ने शायद अनजाने में ही एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर दी। वे उन पौधों के बीजों को अगले साल बोने के लिए चुनते थे जिनकी बालियां मजबूत होती थीं और दाने बड़े होते थे। हजारों सालों की इस चयन प्रक्रिया के बाद जंगली पौधे धीरे धीरे घरेलू फसलों में बदल गए। खेती के साथ साथ औजारों में भी क्रांति आई। पुरापाषाण काल के भारी भरकम पत्थरों की जगह अब नवपाषाण युग के ज्यादा बेहतर और पॉलिश किए हुए औजारों ने ले ली। जमीन खोदने के लिए पत्थर की कुदालें बनी, फसल काटने के लिए चकमक पत्थर या हड्डियों से बनी दरांती का आविष्कार हुआ, अनाज पीसकर आटा बनाने के लिए पत्थर के सिलबट्टे बनाए गए। ये औजार भले ही साधारण लगे, पर इन्होंने खेती को कहीं ज्यादा आसान बना दिया। ये क्रांति सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही। चीन में यांगजी और पीली नदी की घाटियों में लगभग 9000 साल पहले लोगों ने जंगली चावल को उगाना शुरू किया। अमेरिका में मक्का और सेम की खेती शुरू हुई और अफ्रीका में ज्वार और बाजरा उगाया जाने लगा। अब कहानी को भारतीय उपमहाद्वीप में लाते हैं। यहाँ कृषि क्रांति के सबसे पुराने सबूतों में से एक मेहरगढ़ नामक स्थल से मिलते हैं।
जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को 7000 ईसा पूर्व के भी सबूत मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और भेड़ बकरियों को पालते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुराना है और भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। मेहरगढ़ की खुदाई में मिट्टी की ईंटों से बने घर, अनाज रखने के भंडार, पत्थर के औजार और यहाँ तक कि दुनिया में कपास की खेती के शुरुआती सबूतों में से एक मिला है। मेहरगढ़ अकेला नहीं था। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिले हैं, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। बिहार के चिरांद जैसे स्थलों से भी नवपाषाण युग की कृषि बस्तियों के अवशेष मिले हैं। खेती के साथ एक नई चुनौती सामने आई, फसल को जमा कैसे किया जाए। इस जरूरत ने एक और बड़े आविष्कार को जन्म दिया, मिट्टी के बर्तन। शुरुआती किसानों ने गीली मिट्टी को आकार देकर और फिर उसे आग में पकाकर मजबूत बर्तन बनाना सीखा। इन बर्तनों में वे अनाज और पानी को चूहों और नमी से बचाकर सुरक्षित रख सकते थे। इस तरह बीज बोने के एक छोटे से विचार ने पूरी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। खेत तैयार थे, औजार हाथ में थे और अनाज को सहेजने के लिए बर्तन भी बन चुके थे। इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो एक निर्माता बन चुका था। लेकिन इस बदलाव का असर सिर्फ उसके पेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला था, ये उसके पूरे समाज को जड़ से बदलने वाला था। खेती के आविष्कार ने मानव समाज के पूरे ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ भोजन पैदा करने का एक नया तरीका नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया था, जिसके असर इतने गहरे हुए कि हम आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसकी नींव पहले किसानों ने रखी थी। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर था स्थायित्व। शिकारी संग्राहक का जीवन एक अंतहीन सफर था, लेकिन किसान को अपनी जमीन और फसल के पास रहना पड़ता था। उसे बीज बोने, पौधों की देखभाल करने और फसल पकने तक उसकी रक्षा करने की जरूरत थी। इसी जरूरत ने उसे एक जगह टिकने पर मजबूर कर दिया और इसी से स्थायी बस्तियों और गांवों का जन्म हुआ। जेरिको, जो आज के फिलिस्तीन में है, और मेहरगढ़ जैसे स्थान दुनिया के कुछ सबसे पुराने ज्ञात गांव हैं। अब इंसान के पास एक घर था, एक स्थायी पता था। खेती के साथ साथ एक और क्रांति चल रही थी, पशुपालन। इंसानों ने महसूस किया कि कुछ जानवरों को मारने के बजाय उन्हें जिंदा पकड़कर पालना ज्यादा फायदेमंद है। भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। ये जानवर सिर्फ मांस का स्रोत नहीं थे। भेड़ों से ऊन, गाय बकरियों से दूध और बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने और भारी बोझ ढोने के लिए होने लगा। जैसे जैसे गांव बड़े हुए और खेती बेहतर हुई, एक और बड़ा बदलाव आया, खाद्य अधिशेष, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज का पैदा होना। शिकारी जीवन में हर किसी को भोजन खोजने में लगना पड़ता था, लेकिन अब कुछ किसानों की मेहनत पूरे गांव का पेट भर सकती थी। इसने समाज में पहली बार श्रम विभाजन को जन्म दिया। अब हर कोई किसान नहीं था। जिन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, वे दूसरे कामों में माहिर होने लगे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार बन गए, कुछ पत्थर के औजार बनाने वाले कारीगर, तो कुछ कपड़े बुनने वाले बुनकर। समाज अब सरल नहीं रहा, वो जटिल होने लगा था। इसी अधिशेष और श्रम विभाजन से एक शक्तिशाली और नई सोच पैदा हुई, निजी संपत्ति। शिकारी समाज में सब कुछ साझा होता था, लेकिन अब पहली बार ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है और ये मेरे जानवर हैं का विचार पनपा। जिसके पास ज्यादा जमीन, अनाज और जानवर होते, वो ज्यादा शक्तिशाली और अमीर माना जाने लगा। यहीं से समाज में असमानता की शुरुआत हुई। गांवों का आकार बढ़ने और समाज के जटिल होने के साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों और नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई। विवादों को कौन सुलझाएगा? अनाज के भंडार की रक्षा कौन करेगा? इन सवालों ने मुखिया, सरदार या राजा जैसी भूमिकाओं को जन्म दिया। समाज में एक पदानुक्रम बनने लगा, जिसमें शासक, पुजारी, सैनिक और आम लोग शामिल थे। कृषि ने जनसंख्या में एक अभूतपूर्व विस्फोट को भी संभव बनाया। एक शिकारी मां के लिए घूमते हुए जीवन में एक से ज्यादा छोटे बच्चों की देखभाल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक स्थायी गांव में एक महिला ज्यादा बच्चों को जन्म दे सकती थी और उनकी बेहतर देखभाल कर सकती थी। ज्यादा भोजन का मतलब था ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग का मतलब था बड़े गांव, जो आगे चलकर दुनिया के पहले शहरों में बदल गए। इस तरह खेती सिर्फ पेट भरने की तकनीक नहीं थी,
ये एक सामाजिक और आर्थिक इंजन था। इसने हमें घर दिया, समाज दिया, विशेषज्ञता दी, व्यापार दिया और हां, इसने हमें असमानता और संघर्ष भी दिया। जिस दुनिया को हम आज जानते हैं, जिसमें सरकारें, सेनाएं, बाजार और राष्ट्र हैं, उस सब की जड़ें उसी पहले बीज में छिपी हैं जिसे किसी गुमनाम पूर्वज ने हजारों साल पहले जमीन में बोया था। अब तक हमने कृषि क्रांति की शानदार कहानी सुनी है, कैसे एक खोज ने हमें अनिश्चितता से निकालकर सभ्यता की दहलीज पर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या यह कहानी इतनी सीधी है? क्या इस तरक्की की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? कुछ इतिहासकार और मानव विज्ञानी जैसे कि जैरेड डायमंड कृषि को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कहते हैं। ये एक चौंकाने वाला विचार है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस तर्क हैं। पहला बड़ा नुकसान था हमारे खानपान में गिरावट। शिकारी संग्राहक दर्जनों तरह के फल, कंदमूल, मेवे और जानवरों का मांस खाते थे, जिससे उन्हें हर तरह के विटामिन और प्रोटीन मिल जाते थे। इसके उलट शुरुआती किसान कुछ गिनी चुनी फसलों जैसे गेहूं, चावल या मक्का पर निर्भर हो गए। उनका पेट तो भर जाता था, लेकिन उनके भोजन से पोषण की विविधता गायब हो गई। प्राचीन कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि शुरुआती किसानों का कद छोटा था, उनके दांतों में ज्यादा सड़न थी और वे पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों से ज्यादा पीड़ित थे। दूसरा बड़ा खतरा था अकाल का डर। एक शिकारी संग्राहक कबीले के पास भोजन के कई विकल्प होते थे। अगर एक तरह का फल नहीं मिला तो कुछ और खा लिया, लेकिन एक किसान पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर था। अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी तो पूरे गांव के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो जाता था। एक ही खाद्य स्रोत पर निर्भरता ने समाज को बहुत कमजोर बना दिया। तीसरी बड़ी कीमत थी बीमारियों का फैलाव। जब लोग छोटे घुमंतू समूहों में रहते थे तो महामारियां फैलना मुश्किल था, लेकिन गांवों और शहरों में हजारों लोग एक दूसरे के करीब घनी आबादी में रहने लगे। इसके अलावा पालतू जानवरों के बेहद करीब रहने से चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी कई नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलने लगीं। चौथा, कृषि ने काम और मेहनत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। माना जाता है कि शिकारी संग्राहक भोजन जुटाने के लिए हफ्ते में बस 15 से 20 घंटे ही काम करते थे। बाकी समय वे आराम करने और सामाजिक मेलजोल में बिताते थे। वहीं एक किसान को सुबह से शाम तक खेत में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। ये एक अंतहीन और थकाऊ काम था। कंकालों पर गठिया के निशान इस बात का सबूत हैं कि खेती का जीवन शरीर के लिए कितना कठोर था। और अंत में, जैसा कि हमने पहले देखा, कृषि ने सामाजिक असमानता और युद्ध को जन्म दिया। जब जमीन और अनाज के रूप में संपत्ति जमा होने लगी तो लालच और संघर्ष पैदा हुए। एक गांव दूसरे गांव के अनाज पर हमला करने लगा। समाज शासकों और शासितों, अमीरों और गरीबों में बंट गया। युद्ध और गुलामी जैसी संस्थाएं कृषि समाज की ही देन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कृषि एक गलती थी? शायद नहीं। ये एक ऐसा जाल था जिसमें इंसानियत एक बार फंसने के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। खेती ने भले ही व्यक्तिगत स्तर पर जीवन को ज्यादा कठिन बना दिया हो, लेकिन इसने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। एक बार जब आबादी बढ़ गई तो वापस शिकारी जीवन की ओर लौटना नामुमकिन था, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकती थी। ये एक तरह का समझौता था। हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, आराम और बराबरी की कीमत पर खाद्य सुरक्षा और बड़ी आबादी को चुना। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने हमें सभ्यता तो दी, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी वसूली। तो चलिए वापस आज की दुनिया में लौटते हैं। आप शायद ही अपने स्मार्टफोन पर देख रहे हैं, एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपने घर की चारदीवारी के अंदर। हो सकता है कि आपने अभी अभी भोजन किया हो जिसमें रोटी या चावल शामिल हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की ये साधारण सी सच्चाई उस पहली फसल से कैसे जुड़ी है जिसे हजारों साल पहले किसी गुमनाम इंसान ने बोया था? वो एक खोज जिसने हमें शिकारी से अन्नदाता बनाया, मानव इतिहास की सिर्फ एक घटना नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया खड़ी है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, जिस शहर में आप रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जिस सरकार को आप चुनते हैं, इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता अगर हम आज भी भोजन की तलाश में भटक रहे होते। खेती ने हमें स्थायित्व दिया और उसी स्थायित्व ने हमें समय दिया। समय सोचने का, आविष्कार करने का, लिखने का, कला बनाने का और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का। जब पेट भरने की चिंता कम हुई, तभी दिमाग का विकास सही मायनों में शुरू हुआ। गांवों से शहर बने, शहरों से साम्राज्य बने और साम्राज्यों ने ज्ञान विज्ञान को जन्म दिया। हाँ, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं रहा। हमने देखा कि कैसे खेती अपने साथ बीमारियां, असमानता और युद्ध भी लेकर आई।
आज भी हम उन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है और औद्योगिक खेती ने हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कहानी का सार ये है, उस पहले बीज ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य बनाने की क्षमता दी। उसने हमें प्रकृति का गुलाम होने से निकालकर उसका भागीदार बना दिया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उसके अवलोकन करने, सीखने और एक विचार को क्रांति में बदलने की क्षमता में है। अगली बार जब आप अपनी थाली में भोजन देखें तो एक पल के लिए उन पहले किसानों को याद जरूर कीजिएगा। वे गुमनाम नायक जिन्होंने डर और अनिश्चितता के बीच एक बीज बोने का साहस किया और उस एक छोटे से कदम से हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको मानव सभ्यता के इस अविश्वसनीय सफर में हमारे साथ चलना पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आपके अनुसार कृषि के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था? आपके जवाब पढ़कर हमें खुशी होगी। और भी ऐसी ही ज्ञान